गुड मॉर्निंग। देखो, तुम लोगों का वर्किंग कैपिटल करने के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है, ठीक है। और हर एक चैप्टर खत्म हो रहा है ना, उसके बाद तुम लोग कुछ पेजेस छोड़ दिया करना, ठीक है, डाउट्स के लिए, या फिर तुम्हारा स्कैनर वगैरह जो कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर मान लो प्रॉब्लम हो रहा होगा तो या तो पेज छोड़ देना, या तो फिर हम बना के भेज देंगे, तो ये तुम लोग मैसेज करना तो हम बना के भेज देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्चुअली देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग फिनांसिंग डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो इसको फिनांसिंग डिसीजन भी बोलते हैं, फिनांसिंग डिसीजन। और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब क्या हो गया कि हम लोग कौन सा सोर्स से पैसा जो है वो रेज करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। तो देखो, कोई भी कंपनी के लिए जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कि वो जो पैसा उठाएगा, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होता है, तो वो पैसा कहाँ कहाँ से उठा सकता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो सोर्स होता है वो होता है डिबेंचर। डिबेंचर से वो लोग पैसा उठा सकते हैं, डिबेंचर या फिर लोन, दोनों में से एक ही बात है, इन दोनों का कॉस्ट सेम तरीका से निकलेगा। उसके बाद क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स। और तीसरा जो है वो होता है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी को सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि इन तीनों जगह से कहाँ से पैसा उठाना है, या फिर तीनों को मिला के उठाना है, कैसे करके पैसा विड्रॉ करना है मार्केट से। तो ये सब चीज़ जो है वो कंपनी एनालाइज करता है, ठीक है। तो कंपनी कैसे एनालाइज करेगा, कंपेयर करके। तो कॉम्पेरेटिव एनालिसिस होता है, कॉम्पेरेटिव एनालिसिस। कॉम्पेरेटिव एनालिसिस का अगर बात करें तो एक तरफ हम रख लेते हैं बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फिर एक होता है डिबेंचर या फिर लोन रख लेते हैं, और एक तरफ रख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और एक तरफ रख लेते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो कंट्रोल को लेके करते हैं कि कंट्रोल कंट्रोल कैसे करना है। देखो, कंट्रोल जब तुम करेगा तो डिबेंचर का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये लोग ना वोट नहीं कर सकता, ठीक है। कंट्रोल मतलब क्या हो गया, वोटिंग की, कौन वोट कर सकता है कौन वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिबेंचर लोगों जो है वो लोग वोट नहीं कर सकता, इन लोगों को कंपनी का डिसीजन में कुछ लेना देना नहीं है, तो ठीक है। तो ये लोग इसमें कोई कुछ डाइल्यूशन नहीं कर पाएगा, ये लोग, इन लोगों का कोई पावर नहीं है इन लोगों के पास, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के पास होता है डाइल्यूशन, कुछ कुछ स्पेसिफिक केस में, जहां पे उन लोगों का इंटरेस्ट डिपेंड करता है, वहां पे वो लोग डाइल्यूट कर सकते हैं। तो डाइल्यूशन इन सम केसेस, ठीक है, कहीं कहीं वो लोगों को वोटिंग पावर मिलता है, लेकिन इक्विटी वाले लोगों को तो हमेशा ही वोटिंग पावर रहा है, ठीक है। तो इन लोगों का पास जो है वो डाइल्यूशन का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। तो नंबर 2, रिस्क ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब डिबेंचर, डिबेंचर वाला लोगों को तो तुम लोगों को पता ही है, ये लोग ऐसा है जो हम लोग इन लोग से लोन लिए हैं इस टाइप का, तो इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, चाहे मेरे पास हम लोग प्रॉफिट कमाए हो नहीं कमाए हो कुछ भी हो, इन लोगों को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो इस केस में ये लोग जो है बहुत रिस्की होता है। अब प्रेफरेंस शेयर्स लोग क्या होता है कि कहीं पे इन लोगों का ना प्रेफरेंसेस का जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है, और कभी एक्यूमुलेटेड भी होते रहता है, मतलब कम्युनिकेटिव, तुम्हारा वो प्रेफरेंस में होता है ना, क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटिव होता है। तो उसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव में क्या होता है, डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेट होते रहता है, और नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता। तो वेल जो भी है, ये लोग जो है वो मॉडरेट रिस्क होल्ड करता है, ठीक है।
लेकिन अगर तुम इक्विटी शेयर के केस में बात करें तो ये लोग फिर लेस रिस्की होता है, क्योंकि अगर तुम प्रॉफिट कमाया तो इन लोगों को डिविडेंड देना है, अगर तुम प्रॉफिट नहीं कमाया तो डिविडेंड नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ये लोग तो कंपनी का ओनर होता है ना। और अगर कॉस्ट का बात करें तो डिबेंचर जो है वो लेस कॉस्टली होता है, ठीक है, लेस कॉस्टली। अगर इन तीनों में से नॉर्मली डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम रहता है, मान लो 12% 13% है, उससे ज़्यादा रहता है प्रेफरेंस का 15-16 जो भी। और इक्विटी का तो डिविडेंड के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा तुम प्रॉफिट कमाया उतना ज़्यादा उन लोगों को डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये लेस कॉस्टली रहता है, ये मॉडरेट रहता है, मॉडरेट कॉस्ट। और ये जो होता है वो वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा जो है ये कॉस्टली रहता है, ठीक है। फिर हाई कॉस्ट तुम लिख सकते हो, हम पहले वही लिख रहा था हाई कॉस्ट, बट वेरी कॉस्टली एक ही बात है। तो ये ऐसे करके जो है वो कॉम्पेरेटिव करके कंपनी जो है वो डिसीजन लेता है, ठीक है। उसके बाद होता है कंपनी पैसा कैसे उठाता है। तो जनरली फाइनेंस इज रेज्ड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग जितना भी सोर्स है सारा का सारा मिला के जो है ये लोग पैसा विड्रॉ करते हैं। मतलब थोड़ा सा डिबेंचर, थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर, थोड़ा सा इक्विटी शेयर, जिससे कि इन लोगों का रिस्क जो है वो मॉडरेट हो, कॉस्ट भी जो है वो मॉडरेट हो, सब कुछ मॉडरेट हो, इसलिए ये लोग सब कुछ मिला के जो है वो पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में वी विल ऑलवेज बी कैलकुलेटिंग cost of capital in terms of परसेंटेज पर एनम, ठीक है। हम लोगों को इस चैप्टर में जितना भी आंसर आएगा सारा का सारा जो है वो परसेंटेज में ही आंसर आएगा, और परसेंटेज पर एनम जितना भी आंसर आएगा सारा का सारा परसेंटेज के टर्म में ही ये आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिबेंचर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बना लेना, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और लोन, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और लोन। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और लोन। अब देख थोड़ा ध्यान से सुनने हम क्या बोल रहे हैं। जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट हम लोग से क्या करता है, टैक्स लेता है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं उसका टैक्स लेता है। सपोज हम लोग प्रॉफिट कमाए 100 रुपये, सपोज उसमें से टैक्स का जो गवर्नमेंट जो हम लोग से टैक्स ले रहा है वो 30% ले रहा है। इसका मतलब 100 रुपये का 30% ये 30 रुपये ले रहा है, और हम लोगों को कितना मिल रहा है, 70 रुपया मिल रहा है, ठीक। अब यही बात जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो 30% ले रहा है, तो किसका 30% लिया, प्रॉफिट का 30%। अब यही चीज हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है, सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करने से ही तो प्रॉफिट आए। तो प्रॉफिट का 30% लेता है, इसका मतलब हम ये बात ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो आता है उसका 30% लेता है। इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेल्स का 30% लेता है और एक्सपेंस का भी 30% लेता है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट का अगर कुछ परसेंटेज हम लोग से लेता है, इसका मतलब एक्सपेंस का भी कुछ पार्ट क्या कर रहा है, वो हम लोगों से ले रहा है, ठीक है। तो डिवेंचर जो पार्ट है, डिवेंचर का जो पार्ट है वो उसमें जो इंटरेस्ट का खर्चा है उसमें से कुछ खर्चा गवर्नमेंट का है, ठीक है। लिखो, गवर्नमेंट विल शेयर, government will share in all revenue and expenses as per the tax rate. Full stop. If tax rate is 30%, comma, government shares
in all revenue and expenses will 30% and companies share will be 70% of all revenue and expenses। ठीक है, तो ये जो ऊपर पे हम तुमको जो बात बोले वही चीज ये लिखवा दिए। उसके डिफरेंट लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की डिवेंचर का कॉस्ट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नंबर ए सबसे पहले इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नंबर बी टैक्स रेट, नंबर सी इशू रिलेटेड एक्सपेंस, या फिर जिसको हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ना, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस या फिर कमीशन कुछ पे करना है अंडर राइटर्स को, तो वो सब एग्जाम्पल तुम लिख सकते हैं, अंडर राइटर्स कमीशन वगैरह। नंबर डी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। नंबर ई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। नंबर एफ लाइफ ऑफ द डिबेंचर, लाइफ ऑफ द डिबेंचर। तो ये जो है तुम्हारा फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है डिबेंचर का कॉस्ट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, डिबेंचर का फेस वैल्यू, सपोज डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो 100 है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है। ठीक है, डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 और इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है। तो यहाँ पे अगर तुम कॉस्ट का डिबेंचर देखो, यहाँ पे तुमको कुछ बोला ही नहीं है कि डिबेंचर का लाइफ कितना है, 10 साल 12 साल जनरली 20 साल तक होता है, तो ऐसा कुछ मेरे को बोला नहीं है। या फिर डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं बोला। तुम बस इतना सोचो कि कॉस्ट मतलब कंपनी के लिए कितना खर्च पड़ता होगा एक साल में। अगर डिबेंचर कंपनी लोन ले रहा है 100 रुपए का और इंटरेस्ट रेट अगर 12% है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर मेरा कितना बढ़ता होगा। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 100 का 12%, यानी कि 12 रुपया करके हम लोग हर एक साल पे करते होंगे, और परसेंटेज के बात में करेगा तो 12% ही होगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है ये 12% हो गया, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को हम लोग केडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, डिबेंचर का फेस वैल्यू जो है मान लो 100 है, इंटरेस्ट रेट है 12% और टैक्स रेट है 30%। अब ध्यान से सुनना, डिबेंचर के जो हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे वो तो हम लोगों के लिए खर्च है, और टैक्स अगर 30% है, इसका मतलब सरकार मेरा खर्च का 30% तो सरकार लेगा। इसका मतलब मेरा जो भी खर्च होगा, ठीक है, मेरा जो भी खर्च होगा, देखो मेरा कितना खर्च होगा, 100 का 12% मतलब कितना हो गया 12 रुपया। अब 12 रुपया में से 30% तो सरकार लेगा, मतलब मेरा सिर्फ मेरा सोचो मेरा कितना खर्चा होगा 70%, यानी कि 100 का 12% इंटू 70%, यानी कि मेरा कितना आएगा 8.5
8.4 रुपीज जो है, या फिर अगर परसेंटेज में चेंज करेगा तो 100 रुपीज है तो सेम ही परसेंट आएगा, तो 8.4 जो है वो मेरा कॉस्ट आएगा। बट तुम ऐसे करके सॉल्व नहीं कर सकता। तुम सॉल्व कैसे करेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, के डी इक्वल टू इंटरेस्ट, याद रखना हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नहीं बोल रहे हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो इंटरेस्ट मेरा कितना है, 100 का 12 है ना, तो कितना परसेंट हो गया, 12, ठीक है। 100 इंटू 12, तो यहाँ पे कितना होगा 12, सॉरी हम यहाँ पे परसेंटेज बोल रहे थे, परसेंटेज नहीं, मतलब जो इंटरेस्ट का जो खर्च है वो इंटरेस्ट का खर्च लेना है, ठीक है, इन दी टर्म्स ऑफ रुपीज, परसेंटेज के टर्म्स में नहीं होना चाहिए। तो 100 का 12%, यहाँ पे 12 रुपया हुआ, तो 1 माइनस टैक्स कितना है 30%, तो 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.3। ये तो कन्वर्ट करना सबको आता है। 30% मतलब क्या होता है 0.3, 20% मतलब क्या होता है 0.2, 10% मतलब कितना होता है, सॉरी 10% मतलब कितना होता है 0.1, 5% मतलब कितना होता है 0.05, ठीक है। 100 से डिवाइड कर देना, जो भी है उसको 100 से डिवाइड करके लिखना। तो ये जो है वो तुम्हारा कितना हो गया 0.3। तो इसको तुम अगर सॉल्व करेगा तो देखो आएगा 8.4% जो है ये तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज फेस वैल्यू जो है वो 100 है, इंटरेस्ट जो है वो 12% है, टैक्स जो है वो 30% है, और डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू जो है वो मान लो 10% है, और लाइफ ऑफ डिबेंचर जो है वो 5 इयर्स। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा तुमको मेरे को सोचना है, मेरे को 1 साल का खर्च निकालना है, बस दिमाग में रखना है 1 साल का खर्च निकालना है। देखो 100 का 12% मतलब 12 रुपया, 12 रुपया इंटरेस्ट तो मेरे को हर एक साल देना पड़ेगा, इसका मतलब ये पूरा 1 साल का ही 12 रुपया है, जिसमें से 30% तो सरकार लेगा, मतलब मेरा 70% होगा, ये एक खर्च हो गया। अलग से खर्च मेरा क्या होगा, ये डिस्काउंट ऑन इशू, लेकिन ये डिस्काउंट जो है वो अभी हम अगर डिस्काउंट पे इशू करें तो वो 1 ही साल का, मतलब 1 साल मतलब क्या हो गया, आज हम अगर डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो ये नुकसान मेरा 1 ही बार लगेगा, जो कि आने वाला 5 साल में मेरे को रिकवर करना है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे लाइफ मेरे को 5 इयर्स बोला है, तो डिस्काउंट तो 100 रुपया का 10% डिस्काउंट, यानी कि 10 रुपया हम कम लिए होंगे डिबेंचर के ऊपर, है ना, 10 रुपया मेरे को कम मिला होगा, तो कम मिला मतलब 10 रुपया क्या हो गया, मेरा खर्चा है, ठीक है, मेरा एक्सपेंस है, मेरा नुकसान है। लेकिन ये 10 रुपया को हम आने वाले साल में राइट ऑफ करते जाएंगे धीरे धीरे, और कितना साल में राइट ऑफ करेंगे, जितना लाइफ है, तो डिवाइडेड बाई 5। और हम एवरेज फाइनेंस यूज किया जाता है, ठीक है। एवरेज फाइनेंस मतलब क्या हो गया, देखो 100 में से 10 रुपया डिस्काउंट हुआ तो मेरे पास कितना आया, 90 रुपया आया मेरे पास, तो यानी कि 90 रुपीज प्लस 100, क्योंकि हम लोग जब वापस देंगे पैसा तब तो 100 ही देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2, इसको बोलते हैं एवरेज फाइनेंस, ठीक है, इंटू 100। अब ये जो हम किए हैं इसका एक फॉर्मूला है, ये देखो, ये क्या, ये इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट, या फिर ये जो फॉर्मूला था ऊपर में इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरपी मतलब क्या, रिडेम्पशन प्रोसीड, जो तुम वापस देगा, माइनस आईपी मतलब तुम्हारे हाथ में जो पैसा आ रहा है, डिवाइडेड बाय लाइफ, आरपी प्लस आईपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अभी देखो आरपी मतलब हम लोग वापस जितना देंगे, तो हम लोग जब ये रिडेम्पशन वापस करेंगे तो कितना वापस करेंगे 100 रुपया, और आईपी मतलब मेरे हाथ में जो आया, मेरे हाथ में कितना आया 90 रुपया, तो 100 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 10, लाइफ तो 5 है ही, इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट, तो इसको सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा 8.4 प्लस 2 बाई 95 इंटू 100, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 10.95%, ठीक है। तो
तो ये जो है ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3 डिवेंचर का इस टाइप का क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देता है। अगर तुमसे कभी क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड बिफोर कॉस्ट बोलेगा तो बस इसको हटा देना, 1 माइनस 0.3 करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वन कर देना, तुम्हारा काम बन जाएगा बस। ये टैक्स माइनस मत करना, टैक्स माइनस नहीं करेगा तो वो अपने आप बिफोर टैक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं होमवर्क, जो कि तुम लोगों को करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा कि वीडियो कौन कौन देख रहा है, देख भी रहा है कि नहीं, या फिर हम फालतू में मेहनत कर रहे हैं। इंटरेस्ट जो है वो कितना परसेंट होगा, 14% होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 14% हो गया, ठीक है। टैक्स का रेट है 40% और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, मतलब पुरोड जो है वो 10% था और लाइफ जो है वो 5 ईयर्स, ठीक है। लाइफ जो है 5 ईयर्स। अभी प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर याद रखना, ये आरपी में, जो आरपी फॉर्मूला दिए तुमको वो आरपी में प्लस करना। जैसे यहाँ पे 100 है ना, तो 100 और पुरोड कितना है 10, तो ये कितना होगा 110, क्योंकि प्रीमियम पुरोड जो होता है वो हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करते हैं वो होता है पुरोड, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल होमवर्क चला गया। और एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 5, फेस वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट रेट 30% है, टैक्स रेट भी 30 है, डिस्काउंट ऑन इशू जो है वो 5% है, पुरोड जो है वो 10% है और लाइफ जो है वो 5 ईयर है और अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो 2 रुपया है, ठीक है। तो ये एक होमवर्क जाएगा, ठीक है। और बुक का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, करके कमेंट बॉक्स में तुम अपना आंसर देना, हम देख लेंगे कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। वैसे स्कैनर से हम कुछ दे सकते हैं होमवर्क अगर हम चाहें तो। स्कैनर का 2007 ले सकते हो, 2007 तुम लोग कर सकते हो होमवर्क में, ठीक है। 2007 स्कैनर में से 2007 जो है वो होमवर्क चल जाएगा, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल, 2 इधर से और एक स्कैनर से, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। टाटा बाय।